हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET सिविल स्टाफ। सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज आल्सो ऑन जेनेटिक्स और ये आपका लास्ट सेशन है। इस सेशन में आपका टॉपिक जो है चैप्टर जो है कंक्लूड हो जाएगा, राइट। सो आज जो है आपका पार्ट 4 है। 3 सेशन इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप आपने वो सारे सेशंस अटेंड किए हैं। अगर आप न्यू कनेक्ट कर रहे हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर लीजिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में हम चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। लाइक अगर कोई भी टॉपिक जो आपका बेसिकली जो भी एक क्लास सेशन में आपका डिस्कस होता है उससे नेक्स्ट से ही आपका फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो कंटिन्यू होता है, राइट। सो आज पार्ट 4 है। पार्ट 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे फ्रॉम म्यूटेशंस, राइट। तो इससे पहले हमने बिगिनिंग से हमने क्या डिस्कस किया था। पहले तो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स करी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस करी, उसके बाद हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी करी, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे जो डेविएशंस थी कि मेंडल ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी थी, उसके बाद उसमें क्या क्या डेविएशंस आपको देखने को मिली। जैसे कि मेंडल ने कंप्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा और को डोमिनेंस भी देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्रॉसेस किए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपने रिटर्न प्रैक्टिस जो है वो भी की है, क्योंकि देखो अभी आपका बोर्ड्स तो नजदीक आ ही रहे हैं, साथ ही साथ CUET जो है वो भी आपका बहुत ही नजदीक है। सो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम लेफ्ट नहीं है, तो आपको पेस जो है वो अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको जल्दी जल्दी जो है वो चीजों को, पूरे सिलेबस को कवर करके देन रिवीजन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड बोर्ड्स में तो आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा मेजरली, लेकिन उसके बाद CUET में आपके MCQs टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके लिए आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की नीड जो है वो आपको पढ़ने वाली है। उसके लिए अगर आपके पास इनफ टाइम होगा ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो टाइम से कंप्लीट होगा, तभी आपके पास रिवीजन का टाइम जो है वो लेफ्ट होगा। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, एक पेस के साथ अब चीजों को स्टार्ट करना है एंड देन फिनिश करना है। चलिए सो बात कर लेते हैं म्यूटेशंस की। अब म्यूटेशन वर्ड जो है वो क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, अगर हम बायो की लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी एक जीन है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक बेसिकली जीन है। पॉलीजेनिक में तो बहुत सारे, मोर देन वन जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, लेकिन कोई भी एक जीन है, सपोज ये है, एक जीन में कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील्स। ये भी हमें पता है, 2 एलील्स मिलके एक जीन बनाते हैं, लेट इट बी AA। और ये जो है ये आपका हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सपोज ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो सकती है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, टॉल, ये भी आपको टॉल ही फिनोटाइप देगा, ये ड्वार्फ। तो बेसिकली हो सकता है कि कोई भी एक जीन है उसमें क्या आ जाए, उसमें डिफेक्ट आ जाए। अब ये जीन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, ठीक है। यहाँ पे सपोज जो है वो जीन प्रेजेंट है, तो इसमें कोई भी डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, कोई भी ऑल्टरेशन हो गई, कोई भी डिफेक्ट इसमें आ गया, तो उसकी वजह से होगा क्या। अब सपोज करो, लेट इट बी ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। तो इस जीन में क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया। अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे सेपरेशन होगी, जैसे ही यहाँ पे क्या होने लगेगा, मियोसिस होगी, यहाँ पे क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होगी एनाफेज पे। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्रोमेटिड जो था ये नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करेगा। जैसे ही ये नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करेगा तो ये तो ऑलरेडी डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड जीन के साथ ये यहाँ पे चल रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन गया वो कैसा था, वो डिफेक्टेड था। वही मल्टीप्लाई करके क्या वहां पे कॉज करेगा, वहां पे एक इफेक्ट कॉज करता है। उस इफेक्ट को हम टर्म देते हैं, दैट इज बेसिकली म्यूटेशन। क्या हम उसको बोलते हैं, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये है म्यूटेशन, की म्यूटेशन होती क्या है, म्यूटेशन कैसे कॉज होती है। तो बेसिकली व्हाट इज म्यूटेशन, ये एक फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें जो DNA सीक्वेंस है उसमें अल्टरेशन आ जाता है। जैसे कि सपोज करो DNA में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 4 बेस पेयर्स होते हैं। कौन कौन सा, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। सपोज कोई एक जीन है जिसमें क्या है, AG, सपोज AUG है, ठीक है, जो आपका, और लेट इट बी GAG। सपोज ये है कोई आपकी एक सीक्वेंस है ना, कोडोन है एक, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, ये हो गया आपका GUG, मतलब इसमें आपके क्या हो गई, ऑल्टरेशन आ गई, चेंज आ गया, जिसकी वजह से अब ये जीन आपका कैसा हो गया, GUG हो गया। जैसे ही ये GUG हो जाएगा, ये अल्टरनेट किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड करने लग जाएगा। एंड अब देखो
अमाइनो एसिड से फर्दर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। तो ये जीन जो था, जो प्रोटीन इसने बनानी थी, अब वो तो नहीं बनेगी। हमें कौन सी मिल रही है, म्यूटेटेड प्रोटीन देखने को मिलेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो वही क्या है, वही जो है वो म्यूटेशन है, और वो आपकी बॉडी में क्या कॉज करती है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कॉज करती है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन जो है वो भी देखने को मिलता है। क्लियर? सो दैट इज म्यूटेशन। कुछ म्यूटेशंस जो है वो बेनिफिशियल भी होती है हमारे लिए, है ना, और मैक्सिमम म्यूटेशंस जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, नॉट मैक्सिमम, लेकिन कुछ म्यूटेशन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। और उन म्यूटेशंस की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। सो वन बाय वन हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या वो चीजें रहती हैं। अब म्यूटाजेंस क्या है? अब मैंने बोला म्यूटेशंस कॉज हो रही हैं, अब खुद से तो नहीं होगी, है ना, ऐसा तो नहीं है कि जादू की छड़ी कोई चलाई और म्यूटेशन जो है वो आ गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि इन म्यूटेशंस को कॉज करती हैं, और कंबाइंड फॉर्म में उन सारे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द म्यूटाजेंस। ठीक है, तो म्यूटाजेंस बेसिकली क्या है, ये आपकी केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं, म्यूटेशंस को कॉज करते हैं। और इनमें बहुत कुछ आपके फैक्टर्स आ सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका रहता है जैसे यूवी रेज। आपको क्या बोला जाता है कि सन की जो रेज हैं जिसमें यूवी रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं वो आपके लिए हार्मफुल है ना। इसीलिए आपको एक चीज जो है, जैसे आपको बोला जाता है जब भी आप डायरेक्ट सन के अंडर जो है सनलाइट की रेज में आप वहां पे स्टैंडिंग हो, तो आपको अपनी बॉडी पे क्या लगाना है, सनस्क्रीन यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि वो यूवी रे से आपको प्रोटेक्ट करता है। अब यूवी रेज से हमें क्यों प्रोटेक्ट होना है? क्योंकि वो म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं। वो बेसिकली कैसी म्यूटेशन जिनसे आगे जाके कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। ठीक है, स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। दैट इज वाई आपको बोला जाता है ये प्रिकॉशनरी मेजर में कि जब भी आप जाएं तो आप जो आपका SPF है उसको कैरी करके जाएं, उसको आप यूज करें, ताकि यूवी रेज जो है वो आपकी बॉडी में एंटर ना हो, स्किन में एंटर ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया सब। देखो यूवी रेस क्या है, म्यूटेशन है, जो क्या कॉज कर रहा है आपकी बॉडी में, म्यूटेशन कॉज करेगा। और म्यूटेशन, अब ये डायरेक्ट कैंसर कॉज नहीं करेगी रेस, ये आपकी बॉडी में जीन्स में कुछ ऑल्टरेशन, कुछ चेंज कॉज करेंगी, जिसकी वजह से म्यूटेशंस आएंगी। वो म्यूटेशन फिर आगे जाके डिसऑर्डर या कोई डिजीज जो है वो आपकी बॉडी में कॉज करेगी। सो अगर हम डिवाइड करें म्यूटेशंस को, तो हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आती है आपकी जीन म्यूटेशंस और एक आती है क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है, अब जीन म्यूटेशन की हम बात करें तो पर्टिकुलर एक जो जीन है जिसमें पॉइंट म्यूटेशन या आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस रहती हैं वो आती है। और क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम में आपके क्या है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आते हैं आपके क्रोमोसोम म्यूटेशन में। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है, ये कौन सी है आपकी जीन म्यूटेशंस है। मतलब होगा क्या, जो बेसिकली जीन है, अब जीन क्या हो सकता है आपका, AUG हो सकता है, ठीक है, उसके बाद AAG हो सकता है, GUG हो सकता है, CAA हो सकता, कुछ भी हो सकता है आपका ये। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर, अब जीन, अब पूरा अगर मैं आपको एक फिनोमिना समझाऊं तो आपने सेंट्रल डॉगमा का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लो। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, वो 3 प्रोसेसेस होती है। एक होता है रेप्लिकेशन, उसके बाद आती है ट्रांसक्रिप्शन, देन आती है ट्रांसलेशन। ठीक है, 3 प्रोसेसेस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे डीएनए का जो है वो, सपोज ये डीएनए है, ये रेप्लिकेट करके क्या कर लेता है, ये रेप्लिकेट करेगा और ऐसे अपनी ऑल्टरनेट कॉपीज बना लेगा। ठीक है, अब डीएनए जो है वो क्या बना रहा है, एक और डीएनए बना रहा है, जिसको प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे डीएनए ही है, डीएनए से यहाँ पे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली क्या बनता है, mRNA बनता है। अब वो mRNA बना, mRNA से यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगी, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब
जो आपका डीएनए है, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करेगा, है ना, उसको हम रेप्लिकेशन बोल दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, वो एमआरएनए बनाएगा, आरएनए बेसिकली मेजरली एमआरएनए, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। उसके बाद उस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा। ये आपका सेंट्रल डॉग्मा है, आपकी बॉडी में ऐसे ही फंक्शनिंग होती है। अब यहाँ पे देखो डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए के ही हमने जो फंक्शनल सेगमेंट्स थे उनको क्या बोला, उनको बोला जीन्स। मतलब पूरे डीएनए को आपको पता नहीं है कि क्या करना है, ना ही वो पूरा डीएनए आपके काम का है, आपका सिर्फ ये सेगमेंट काम का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे डीएनए जो है वो आपका फंक्शनल नहीं है, ओनली एक सेगमेंट उसका फंक्शनल होता है, जिसको हम जीन बोलते हैं। और उसी जीन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है, किस चीज की, कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। ये जो स्टेप है ये डिपेंड करता है उस जीन में। ठीक है, तो अब होगा क्या, सपोज करो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से फर्दर प्रोटीन बनेगी, लेकिन अगर इसी में डिफेक्ट आ जाएगा, उस जो जीन है उसी में डिफेक्ट आ जाएगा, तो प्रोटीन भी कैसी बनेगी, डिफेक्टिव ही बनने वाली है। सो वो क्या कॉज करेगी, आगे जाके म्यूटेशंस कॉज करती है। दैट इज वाई इनको क्या बोला जाता है, जीन म्यूटेशंस। जीन में अगर डिफेक्ट आ गया, ऑल्टरनेटली ऑटोमेटिकली आपकी प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव डिफॉल्टिव ही बनने वाली है, उसमें भी आपको डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। क्लियर। सो अभी अगर हम देखें पॉइंट म्यूटेशन, अब यहाँ पे देखो पॉइंट वर्ड आ गया, मतलब जो जीन है, जैसे अगर हम कोड की बात करते हैं, अब देखो ये तो क्या है, ये कोडोन है, ये एक कोडोन है जो कि कौन रीड करता है, एमआरएनए जो है वो रीड करता है। उसके बाद वो फिर उसको कोड को रीड करके फर्दर प्रोटीन्स बनाता है। तो अगर ये जो है किसी कोई भी जीन है पर्टिकुलरली, वो उसके लिए कोड कर रहा है ना, उस जीन में क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में म्यूटेशन आ गई। जैसे कि अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन की बात करें, उसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है साइलेंट। साइलेंट मतलब कि अगर किसी जीन में म्यूटेशन आई भी, फिर भी हमें अमाइनो एसिड चाहिए, जिससे जो प्रोटीन बननी चाहिए वैसे ही बन रही है, मतलब हमें कोई भी चेंज जो है वो देखने को नहीं मिला। उस फिनोमिना को, उस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, वो साइलेंट म्यूटेशन है, उसका रोल जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमें हमारे पास एक सीक्वेंस थी TTC, ठीक है, और इसमें एमआरएनए लेवल पे क्या हुआ, AAG, क्योंकि आप देखते हो ना ऑल्टरनेट रीड होती है, T का A हो गया, T का A हो गया, C का G हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको स्टडी करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो AAG जो है वो किसके लिए कोड करता है, लाइसीन के लिए कोड करता है। तो लाइसीन जो है वो आपका अमीनो एसिड कौन बनाता है, AAG। लेकिन जैसे ही यहाँ पे TTC की जगह लास्ट में TTT आ गया, तो यहाँ पे AAG की जगह AAA ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके पास अमीनो एसिड आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, लाइसीन। मतलब एक आपके पॉइंट पे एक जो आपका डिजिट है उस पर चेंज भी आ गया, फिर भी आपको उसका इफेक्ट जो है वो विजिबल नहीं है। मतलब सेम था, पहले भी सेम था, अब भी सेम है, बेशक आपको म्यूटेशन देखने को मिल रही है, लेकिन रिजल्ट में वो नहीं देखने को मिल रही। सो ऐसी म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। मतलब साइलेंटली म्यूटेशन आ गई, कुछ भी रोल जो है, कुछ भी इफेक्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। अब नॉनसेंस म्यूटेशन, जैसे नॉनसेंस वर्ड हम यूज कर देते हैं ना, जिसकी कोई सेंस नहीं है। अब वो नॉनसेंस म्यूटेशन क्या कर देती है कि कोई भी एक कोडोन है उसको किस पे वो ट्रांसफर कर देगी, स्टॉप कोडोन पे। मतलब प्रोसेस ही वो हॉल्ट हो जाएगी, प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगी। दैट इज वाई उस म्यूटेशन को क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर टर्म है जिसे डिनोट किया जाता है, दैट इज यू कैन से नॉनसेंस म्यूटेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ATC, वहां पे हमारे पास क्या था, TTC था, ये है ओरिजिनल। इसी में क्या हो गया, फर्स्ट T की जगह ये था ना TTC, इसको चेंज करके यहाँ पे ATC जो था ये आपके पास बन गया। अब ATC का आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, UAG। इसका ऑल्टरनेट पेयरिंग आप देखोगे जब कोडोन बनाओगे, तो किसके साथ बॉन्ड करेगा, ये UAG के साथ। तो UAG इज अ स्टॉप कोडोन। तो ये वाली म्यूटेशंस क्या करती हैं कि कोई भी एक आपके पास कोडोन है, उसको चेंज करके, उसमें म्यूटेशन करके क्या कर देंगी, स्टॉप कोडोन में आपका चेंज हो जाएगा। तो पूरी की पूरी प्रोसेस, अब देखो आगे इससे प्रोटीन बनेगी नहीं, बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया। ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो यहीं पे हॉल्ट हो जाएगी। तो ऐसी म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशंस। अब देखो है कौन सी, पॉइंट म्यूटेशन, मतलब पूरी के पूरी कहीं चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एक प्लेस पे हम चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है मिससेंस। फर्स्ट हो गया साइलेंट, सेकंड हो गया नॉनसेंस, थर्ड है हमारा मिससेंस, राइट।
ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मिससेंस म्यूटेशन की अगर हम बात करें, इसमें भी आपकी दो आती हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में देखिए टीसीसी, यहाँ पे ए टीटीसी की जगह क्या हो गया, बीच में सी आ गया, तो यहाँ पे आर्जिनिन बन गया, यहाँ पे थ्रियोनिन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आपको डिफरेंट जो है कोडोन्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एंड देन डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सो ये कौन सी है, ये है पॉइंट म्यूटेशंस। नेक्स्ट आपकी पॉइंट जो जीन म्यूटेशन है उसी में आती है आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट मतलब, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो ये रीड कैसे होगा, एक फ्रेम एक फ्रेम एक फ्रेम, ये है ना, तीन के पेयर में हम कोडोन्स को रीड करते हैं। तो अगर मैं यहां से देखो एक ही चीज रिमूव करूं, सपोज मैंने क्या करा, मैंने यहां से सी को एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अब ये फ्रेम कैसे हो जाएगी, ए टी, पहले ए टी सी था, अब ए टी जी बन जाएगा, जी सी सी ये वाला एक फ्रेम हो जाएगी, ए ए टी हो जाएगा, और सी सी ये नेक्स्ट वाले के साथ जो भी होगा उसके साथ पेयरिंग करेगा। तो मतलब एक किसी जीन के रिमूव करने से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, पूरी की पूरी फ्रेम जो है वही आपकी चेंज हो जा रही है। देख रहे हो ना, आपकी एक को रिमूव किया तो पूरी फ्रेम जो थी वही रिमूव हो जाएगी, वही चेंज हो जाएगी बेसिकली। लेकिन वहीं आप क्या करोगे, जैसे जीजीसी था, इस पूरे को आपने तीनों को रिमूव कर दिया, तब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो यही पेयरिंग कर रहे थे, ये आपस में कर रहे थे, आपस में कर रहे थे, तो यहाँ से आपको फ्रेम में चेंज नहीं नजर आएगा। लेकिन जब भी आप ओनली सिंगल वाले कोई भी आपका बेस पेयर है उसको आप रिमूव करेंगे तो पूरी की पूरी फ्रेम जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। सो इस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। एंड फ्रेम शिफ्ट में नॉट ओनली आपका डिलीशन, आपका एडिशन से भी आपको देखने को मिलती है। अब एडिशन से कैसे होगी, सपोज यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे डिलीशन वाला है, ओके, डिलीशन और इंसर्शन दोनों आपके पास देके रखा है। फर्स्ट देखो डिलीशन हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये है ल्यूसीन के लिए, ये है आर्जिनिन के लिए, देन हिस्टिडीन के लिए, देन सेरीन के लिए, एस्पारजिन एंड आर्जिनिन के लिए, राइट। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ से ए को रिमूव कर दिया, ये बेस पेयर है, इसको हमने रिमूव कर दिया। जैसे ही हम रिमूव करेंगे, ये तो देखो ल्यूसीन के लिए ही कोड किया, लेकिन अब ये वाली फ्रेम जो है ये ऐसे रीड होगी, लाइक जी जी सी। तो ये आर्जिनिन की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइसिन। उसके बाद हिस्टिडीन की जगह आइसोल्यूसिन, फिर ये सेम रहा, उसके बाद एस्पारजिन की जगह आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन की जगह ग्लाइसिन। तो अब यहाँ से आप क्या चीज देखोगे कि पूरी की पूरी फ्रेम जो थी वो आपकी चेंज हो गई है, कंप्लीटली चेंज हो गई है। सो दैट इज व्हाई इस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी ये कौन सा केस है, डिलीशन का। नाउ इंसर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इंसर्शन में भी सेम चीज रहेगी, जैसे कि देखो यहाँ पे है नॉर्मल, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे बीच में एक चीज इंसर्ट कर दी, जैसे जी को हमने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे सीटीए कॉमन रहा, उसके बाद हमने जी डाला, तो अब ए जी जी नहीं होगा, वहां पे जी ए जी बन जाएगा, जहां पे आर्जिनिन होना चाहिए था वहां पे ग्लूटामीन आ गया, ठीक है। और आगे अगेन आपकी पूरी की पूरी फ्रेम जो है वो चेंज हो गई। कैसे हुई, सिर्फ सिंगल इंसर्शन और डिलीशन से। तो इस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि क्या कर रही है, पूरी की पूरी फ्रेम को चेंज कर दे रही है, शिफ्ट कर दे रही है, ठीक है। सो दैट बेसिकली म्यूटेशन इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। अब हम क्या बात करें, हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा कि म्यूटेशन तो आएगी, कहां पे आएगी, क्रोमोसोम्स में आएगी, राइट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम में ए है, ये बी है जीन, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। अब हुआ क्या, इनवर्स हो गया। इनवर्स मतलब यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन तो सेम रहा ए बी, लेकिन यहाँ पे सी डी ई की जगह क्या हो गया, ई डी एंड सी। यहाँ पे क्या हो देख रहे हो आप, इन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज बिफोर एंड आफ्टर, सो दैट इज व्हाट, दैट इज इन्वर्जन। ये भी क्या है, अब देखो नेक्स्ट में तो ईडीसी ही जाएंगे ना, वो इस सीक्वेंस में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इज डिलीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिलीशन है।
डिलीशन में देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो नॉर्मल रहा एक आपका क्रोमेटिड, लेकिन दूसरा ये था उसमें से इतना सेगमेंट आपका रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, उसके बाद इतना ही सेगमेंट, देखो ये सेगमेंट ये वाला रिमूव हुआ था, तो हाइट देखो यहाँ पे है ना, लेंथ जो है बेसिकली वो आपकी कम हो गई। सो दैट इज डिलीशन। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ये वाला सेगमेंट आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो गया, यहाँ पे देखो इतना था लेकिन अब आपको इतना ये जो सेगमेंट है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी क्या है, ये म्यूटेशन है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी बेनिफिशियल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली एट द एंड आपके पास है क्या, आपके पास ये म्यूटेशंस ही है, ठीक है। तो ये है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। नाउ एक और है आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इन्वर्जन और जो आपका बेसिकली डुप्लीकेशन है, डिलीशन है, ये तो हमने देखा। एक और आता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें देखो होगा क्या, एक आपका ये सेगमेंट है, एक ये है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे देखो आपको ये फिनोटाइप जो है ये देखने को मिलेगा, एंड दैट इज नॉट नॉर्मल। ये क्या करेगा आगे जाके, ये आपके पास डिजीज ही कॉज करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज प्लॉइडी। अब हम क्या बात करते हैं, हम प्लॉइडी की बात करते हैं। प्लॉइडी क्या होता है कि आपकी क्रोमोसोम, जैसे कि अगर मैं बात करूं हम लोगों की, तो हम में क्रोमोसोम कितनी है, 46, ठीक है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगी, हम 2n हैं, हम कैसे हैं, 2n हैं। वहीं अगर मैं एग्जांपल लूं रिप्रोडक्टिव सेल्स का, जैसे स्पर्म का ले लिया, तो स्पर्म में 23 ही क्रोमोसोम्स हैं, n है, हैप्लॉइड है। ओवम एग जो है दैट इज आल्सो हैप्लॉइड, है ना। तो ये क्या है, ये प्लॉइडी होती है क्रोमोसोम्स की, कि एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली आपके प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। अब प्लॉइडी जो है उसकी वजह से भी म्यूटेशंस जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट हो गया आपका यूप्लॉइडी, सेकेंड हो गया आपका एनयूप्लॉइडी, ठीक है, मेजर दो आती है, इसके बाद इसकी और बहुत सारी आपको डिविजन्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे यूप्लॉइडी में देखो मोनोप्लॉइडी हो गया, डिप्लॉइडी हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया। मोनोप्लॉइडी मतलब नॉर्मल n है, डिप्लॉइडी 2n है, जैसे हम हैं डिप्लॉइड हैं, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी मतलब जो आपकी ऑटोसोम्स है उनमें इंक्रीज हो जाएगा, एलोपॉलीप्लॉइडी मतलब जो आपकी 6 क्रोमोसोम्स है उनमें इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर XY है तो XXY हो जाएगा, या XY है तो एक चला गया XO हो जाएगा, ये डिलीट हो गई, यहाँ पे इसकी डुप्लीकेशन हो गई। सो दैट इज व्हाट एलोपॉलीप्लॉइडी। और यहाँ पे देखो जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी डुप्लीकेशन हो गई, ट्राइसोमी हो गई, तो ये आपके आते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी में, ठीक है। वन बाय वन हम केस डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें रहती हैं। सो बेसिकली प्लॉइडी जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, कहाँ पे, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है आपका बेसिकली म्यूटेशंस में, राइट। एन्यूप्लॉइडी में जैसे आपका हाइपोप्लॉइडी मतलब आपके 2n डिप्लॉइड है उसमें से एक माइनस हो गई, या फिर नलीसोमी दोनों के दोनों जो है वो माइनस हो गई। हाइपरप्लॉइडी में देखो ट्राइसोमी हो गई, 2n नॉर्मल है +1, है ना, जो हम बात कर रहे थे। टेट्रासोमी 2n+2। तो ये सारी कंडीशंस क्या है, ये आपकी प्लॉइडी के जो टर्म्स में है, और ये क्या कॉज कर रही है, म्यूटेशंस कॉज कर रही है, राइट, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। तो कुछ ऐसा चार्ट भी हमारे पास, ओके चार्ट नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसा सा सिस्टम, जैसे कुछ ऐसा चार्ट होता है है ना, कुछ ऐसा सा आपने पूरा के पूरा आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ ऐसा चार्ट जो है वो आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये एक पेडिग्री है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेडिग्री है। और पेडिग्री की एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि जो पूरा की पूरा फैमिली हिस्ट्री है उसमें कोई भी, जैसे सपोज करिए कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बहुत सारी जनरेशन से चला आ रहा है, तो हमें पता करना है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसको सबसे पहले था, तो उसके लिए क्या चेक किया जाता है, पेडिग्री चेक की जाती है, जो आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है उसको चेक किया जाता है, राइट। तो उसके लिए क्या है, ये पूरा चार्ट जो है वो आपका बनाया जाता है। इससे हम क्या चेक करते हैं, ट्रेट्स और ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली, कि एक जनरेशन हो सकता है यहाँ ट्रेट हो, वो यहाँ ना आके इस जनरेशन में एक्सप्रेस हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये ट्रेट यहाँ पे कैसे आए, इनमें तो नहीं थे, हो सकता है इनसे इन जनरेशन में थे या इससे पिछले वाले जनरेशन में थे, तो उसको चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है, पेडिग्री बनाई जाती है, देन उसकी एनालिसिस जो है वो की जाती है,
क्लियर। नेक्स्ट, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक हायरार्किकल चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया एक चार्ट की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होता है। एंड हर एक सिंबल जो है इसका कुछ अलग अलग चीजें जो है वो आपको बताता है, उसका हम मीनिंग अभी देखेंगे कि क्या क्या मीनिंग जो है वो वहां पे रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो आपका स्क्वायर है, ये सिंबल आपका मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें डॉट कर दोगे तो ये कैरियर बन जाएगा। वैसे ये नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मल, कि डिजीज नहीं है। जैसे ही इस पर डॉट लग दोगे कैरियर, जैसे ही इसको ऐसे कर दोगे मार्क, तो ये डिजीज हो गया, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली मेल, ये फीमेल। और अगर मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, कि दोनों के बीच में क्या है, मेटिंग है। उसके बाद उनके ऑफस्प्रिंग, जैसे ये इनके ऑफस्प्रिंग हो गए तो कुछ ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद ये तो जाइगोटिक ट्विंस के लिए है बेसिकली, है ना। तो हमें क्या देखना है मेजरली, आप मेल फीमेल देखिए, कैरियर देखिए, डिजीज देखिए, साथ ही साथ आपको और क्या देखना है यहाँ पे कि पेरेंट्स जो है वो कैसे रहते हैं। क्लियर। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि पेडिग्री को आपके डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आपके आते हैं डिसऑर्डर्स, कुछ आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे, कुछ आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, मेंडल वाले कौन से थे, उसके बाद जो क्रोमोसोम वाले कौन से थे। चार्ट भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि मेंडल की हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीन की वजह से जहां पे डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है वो थे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मतलब उनकी वजह से जो डिजीज आई वो उनको हमने टर्म देगी कि वो कौन से डिजीज है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंडर आती है। और क्रोमोसोमल में जहां पे एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम की एब्सेंस, डिलीशन हो गई, एडिशन हो गई, है ना, उससे जो है आपको डिसऑर्डर जो है या म्यूटेशंस जो है वो देखने को मिल रही हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपके पास सबसे पहले आता है हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया में होता क्या है बेसिकली, इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग है वो आपकी अफेक्ट हो जाती है, मतलब क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती। अब जिसको हीमोफीलिया होगा, माइनर सा कट लग गया, वो भी क्लॉटिंग ही नहीं होगी, तो जितना भी ब्लड है वो ब्लीडिंग होके जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो होता क्या है इसमें, कैसे होता है, ये आपका एक ऑटो जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब जो आपकी एलोसोम्स है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है, हीमोफीलिया। और इसको और क्या बोला जाता है, ब्लीडर्स डिजीज और रॉयल डिजीज भी इसको हम बोला जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज या फिर रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, जिसमें बेसिकली जो आपकी फीमेल है, और फीमेल भी कौन सी, हेट्रोजाइगस, सपोज ये फीमेल है, ये क्या होती है, कैरियर होती है। तो फीमेल्स को चांसेस जो है वो कम रहते हैं यहाँ पे, और मेल जो है वो आपके ज्यादा अफेक्ट रहते हैं, मतलब मेल ही अफेक्ट रहता है, फीमेल हमेशा कैसी होती है, कैरियर होती है। कैसे, यहाँ से आप देख सकते हो मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे देखो फीमेल के साथ मेटिंग हुई तो यहाँ पे ये फीमेल बनेगी, कैरियर बनेगी, और यहाँ पे देखो नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखो ये फीमेल कैरियर है, दो फीमेल कैरियर बनी, इसकी मेल के साथ मेटिंग होगी तो एक फीमेल कैरियर बन जाएगी और एक जो है मेल आपका अफेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज द चार्ट, ये आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो क्रॉस। तो ये है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है सिक्कल सेल एनीमिया। अब सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल आपका जो, जैसे अब मैं आप बात करूं आरबीसीज की, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके कुछ इस शेप के होते हैं, नॉर्मल कुछ इस शेप के होते हैं। लेकिन जैसे ही जो डिसऑर्डर है हमारा सिक्कल सेल एनीमिया वो कॉज होता है, तो हमारे आरबीसीज की शेप जो है वो कैसी हो जाती है, सिक्कल की तरह, देखिए ना सिक्कल, कुछ ऐसी जो है वो शेप हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी शेप जो है आरबीसीज की हो जाती है। जब ऐसी शेप हो जाएगी, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली पर्सन जो है वो आपका सर्वाइव नहीं कर सकता, जिसको सिकल सेल एनीमिया है। किस वजह से आता है, ये भी देखो, नॉर्मल जो है यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो 6th पोजीशन है उसमें ग्लूटामीन की जगह वैलीन जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, दो चेन है ना, एक आपकी अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामीन की जगह वैलीन आ जाता है, और उसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन, जो आपका आरबीसीज है वो किस टाइप के शेप के हो जाते हैं, सिक्कल सेल के हो जाते हैं, सिक्कल शेप के हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका थ्योरी में भी ये डिसऑर्डर्स जो है आपसे पूछे जा सकते हैं इन बोर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज फिनाइल कीटोनुरिया।
फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो फिनाइल एलेनिन जो है वो प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक एंजाइम होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। लेकिन जिनको ये डिसऑर्डर है उनमें ये एंजाइम जो है ये एब्सेंट हो जाती है, जिस वजह से जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो आपकी बॉडी में इसका बिल्टअप हो जाता है एंड दैट लीड्स टू फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, राइट मतलब जब बहुत ज्यादा फिनाइल एलानिन हो जाएगा जिसकी वजह से मेंटल जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट होने वाला है। क्लियर, सो ये है फिनाइल कीटोनुरिया। नेक्स्ट, ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब जो हमने प्लॉइडी पढ़ी, ठीक है, जो हमने प्लॉइडी पढ़ी बेसिकली, कि प्लॉइडी जो है मतलब इंक्रीज और डिक्रीज से क्या होगा कि कितना रोल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या एक्सेस हो गई क्रोमोसोम या फिर कम हो गई, ज्यादा हो गई, उससे क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी किसकी, ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, मतलब 21st क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होगी ना, +1 हो जाएगा, 2n+1 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली अगर हम देखें कि कोई एक ओवम है, कोई एक एग है जिसके पास कितनी क्रोमोसोम होनी चाहिए नॉर्मली, 23। क्यों, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है। लेकिन जैसे ही 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगी, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, नॉट 2n+1। यहाँ पे मेजरली अगर हम बात करें, वैसे यहाँ पे n+1 जो है आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ ओवम, मतलब 23+1 24 आपको देखने को मिलेगा। अब 24 वाला ओवम 23 वाले स्पर्म को फर्टिलाइज करेगा, तो ऑटोमेटिकली एक क्रोमोसोम जो है वो आपको एक्सेस एडिशन में देखने को मिलेगी एंड दैट कॉज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, उसके बाद फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, पाम जो होते हैं वो आपके ब्रॉड होते हैं, ये सारे के सारे जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्या है, अगला है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और उसमें होता क्या है, उसमें आपकी XXY मतलब बेसिकली जो आपकी एक एक्स क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो आपको प्रेजेंट होती है। तो अल्टीमेटली जो 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास आती हैं, अब एक और एक्स आ गया तो +1, टोटल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपकी हो जाती हैं। कहाँ पे हो जाती हैं, बेसिकली एक ओवम है जिसमें 2 ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज होता है बाय अ वाई कैरिंग स्पर्म, मतलब स्पर्म में XY की जगह एक और X होता है, मतलब ये मेल्स में आपका देखने को मिलता है। सो मेल जो है इसमें अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, इसमें क्या होते हैं आपके फीचर्स, मेल विद द अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, साथ ही आपकी बॉडी हेयर, मेंटली रिटार्डमेंट, ये सब के सब कैरेक्टर्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या है, XX फीमेल की जगह एक X गायब हो जाता है, XO जो है वही फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। अब टोटल XX की वजह से 46 थी, एक गायब हो गया, कितनी क्रोमोसोम्स बच गई, यहाँ पे 45 ही क्रोमोसोम्स जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो अब फीमेल्स में ये है तो ओवरीज जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, सिम्टम्स जो है कहाँ देखने को मिलते हैं, इन टर्नर सिंड्रोम। कौन से हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्लियर, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है जेनेटिक्स का ये कंप्लीट हो जाता है। प्रिंसिपल्स एंड ऑफ वेरिएंस जो इनहेरिटेंस वाला है वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपका कल से सॉरी नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट होगा जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। सो अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो ये आपका टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे PDF जो है वो आपको अवेलेबल होती हैं, राइट। सो दैट इज ऑल। सेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक द सेशन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।